वेलकम टू अचीव इट विद जोजो। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड्स करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 तक। और ये देखो, ये सारी की सारी इंट्रोडक्शन, ये हमने जो इंडिपेंडेंट इवेंट्स सब कुछ होते हैं, ये सब हमने पहले वीडियो में अच्छे से इलेबोरेट करके डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। लेट ई एंड एफ बी टू इवेंट्स विद प्रोबेबिलिटीज दी हुई है दोनों इवेंट की, एंड इन दोनों के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी भी, कि ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी भी दी हुई है। आर ई एंड एफ इंडिपेंडेंट। अब क्वेश्चन क्या है कि क्या ई एंड एफ इंडिपेंडेंट है क्या नहीं है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स की क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये जो चीज़ है ना, ई इंटरसेक्शन एफ, ये आप ऐसे लिख सकते हो सिंपली, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। सिंपल सी बात है। तो अब अगर ये प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है तो मतलब इंडिपेंडेंट है, नहीं कर रही है तो नॉट इंडिपेंडेंट है। अब देखो, लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं या कोई राइट हैंड साइड ले लो, कोई भी साइड ले लो। तो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड में ये है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इसको चेक करो ज़रा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई पुट करो 3/5, probability of f is 3/10, probability of f 3/10, तो ये आ गया 9/50। तो अब क्या ये चीज़ इक्वल है इसके लेफ्ट हैंड साइड के? लेफ्ट हैंड साइड ई इंटरसेक्शन एफ है ना, और ई इंटरसेक्शन एफ तो 1/5 है, पर ये तो 9/50 आया, तो ये तो इक्वल नहीं है, विच इज़, ये तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन तो सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है। तो दिस इम्प्लाइज ई एंड एफ आर नॉट इंडिपेंडेंट। ये आ गया आंसर। पिछले दो क्वेश्चंस भी ऐसे ही थे, इसमें उसमें भी हमने प्रूफ किया था, क्वेश्चन नंबर 5 और 4 में। यहाँ पे आपको मैं दिखा भी देती हूँ, ये देखो 5th में भी हमने सेम इसी तरह से चेक की थी प्रोबेबिलिटी, ये भी इंडिपेंडेंट नहीं आई थी, बट ये इंडिपेंडेंट थी। देखने वाली बात ये है यहाँ पर कि जब हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी किया तो वो 1/12 आया, और ये चीज़ भी 1/12 ही थी क्वेश्चन नंबर 4 में। तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स थे। पर अगला जो हमारे पास आज क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 6, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 7, given that the events A and B are such that probability of A दी हुई है, probability of B भी दी हुई है, और A union B भी दी हुई है। if they are, find P आना है यहाँ पे, find P if they are mutually exclusive and independent। अब P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये जो P है। अगर बताया हुआ है कि अब क्या कंडीशन दी हुई है, नंबर 1 कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ए एंड बी। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्या मतलब होता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है ये इवेंट ए है, ये इवेंट बी है। मान लो इवेंट ई है इवन नंबर्स आने का, तो इवेंट ई के क्या क्या होंगे, 2, 4, 6, 8 ऐसे कुछ एलिमेंट्स होंगे, और बी मान लो ऑड नंबर आने का, तो 1, 3, 5, 7 कुछ ऐसे नंबर्स होंगे। तो क्या आप बताओ कि इन दोनों में से कौन सा नंबर कॉमन है? कोई भी नहीं है ना। इन दोनों में कॉमन चीज़ अगर आप ए इंटरसेक्शन बी करके देखो तो कॉमन चीज़ क्या है? कुछ भी नहीं है, नथिंग इज कॉमन, खाली है ये चीज़, सेट खाली आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का, कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कि यहाँ पर ए और बी, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ये, एक्सक्लूसिव। जैसे एफ बी में होता है ना, म्यूचुअल फ्रेंड्स नहीं है कोई भी, मतलब कॉमन नहीं है इनमें कुछ भी। ठीक है, ओके। देन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अच्छा, अब अगर कॉमन नहीं होगा, कॉमन अगर कुछ भी नहीं होगा इन दोनों में, ए इंटरसेक्शन बी कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी ए इंटरसेक्शन बी की? क्योंकि अब कुछ भी कॉमन नहीं है तो हमारे फेवर में कोई भी चीज़ नहीं है, और प्रोबेबिलिटी तो वही होती है कि जो हमारे फेवर में हो चीज़, यानी कि जो भी चाहिए हमको, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी चाहिए ना,
जो कि हमारे फेवर में कोई भी नहीं है। तो ओवर टोटल जितना भी हो, ठीक है, टोटल नंबर जितने भी हो, पर ज़ीरो ओवर समथिंग इज़ ज़ीरो ही ना, तो मतलब प्रोबेबिलिटी इसकी क्या होती है, ज़ीरो होती है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की। तो अब अगर, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन में चीज़ें दी हुई होती है उसका ही हम यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर ए यूनियन बी गिवन है, इसका हम यूज़ कर सकते हैं फाइंड आउट करने के लिए प्रॉपर्टी को, ए पी की वैल्यू को। तो ए यूनियन बी यानी कि ए यूनियन बी का मतलब है कि ए में जो भी चीज़ें हैं, बी में जो भी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी हमारे को इंक्लूड करनी है। तो हम क्या करेंगे कि ए वाली चीज़ों की प्रोबेबिलिटी प्लस बी वाले इवेंट की प्रोबेबिलिटी, ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी प्लस बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, और कहीं हम इनमें 2 बार काउंटिंग ना कर दें तो हम ये चीज़ भी कर लेते हैं कि जो कॉमन चीज़ है वो माइनस कर देना, ठीक है। जैसे हमने वो वाला एग्जाम्पल डिस्कस किया था ना, गर्ल वाला, एक इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में, वो ज़रूर देख लेना, उसमें आपको ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। तो अब ये चीज़ तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इवेंट क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। सिंस इट इज़ म्यूचुअली, सिंस ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, देयरफॉर आप बोल सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि इन दोनों में कॉमन होने की कोई भी प्रोबेबिलिटी ज़ीरो है, जो कि हमने अभी भी देखा कि कैसे ज़ीरो होती है। तो अब ये क्या चीज़ आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यही चीज़ बच गई क्योंकि ये तो ज़ीरो ही हो गया। अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितनी है, 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2, प्लस बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है, पी, ये देखो पी, तो अब तो पी यहाँ से इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। 1/2 को दूसरी तरफ ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा, तो ये 5 × 2 10 होता है, एलसीएम 10 आ जाएगा, 5 2 2 3 6 माइनस 2 5 से 10, 5 × 1 5 पी, सिंपल एलसीएम लिया है, 6 - 5 इज़ 1/10 इक्वल टू पी। तो पी की वैल्यू आ गई यहाँ पर 1/10, कब, जब दोनों के दोनों हमने क्या कंसीडर किए कि ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो ये आ गई पी की वैल्यू। अब दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है इंडिपेंडेंट का केस। अगर आप मान के चल रहे हो कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स की क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये जो चीज़ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग इनटू इंटरसेक्शन समथिंग, वो क्या होती है, सिंपल उनकी प्रोबेबिलिटीज़ का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो मतलब अगर हमें इस इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए निकालना पड़े तो ए यूनियन बी क्या आ जाएगा इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही चीज़ होगी। पर अब जब इसकी वैल्यू पुट करोगे आप तो यहाँ पे वैल्यू अलग आएगी, तो ये मैंने सोच समझ के ऐसे साइड बाय साइड लिखा है ताकि आप कंपेयर भी कर सको, आपको थोड़ा डिफरेंस भी पता चले म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट का। सिंस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट देयरफॉर, अब क्योंकि ए और बी इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये चीज़ क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि ये दोनों प्रोबेबिलिटीज़, इन दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी एक दूसरे पे डिपेंड करेगी ही नहीं, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का तो सवाल ही नहीं है क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो अब ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू, अब ये यहाँ पे वैल्यू ये पुट कर रही हूँ ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ओके। तो अब सारी की सारी वैल्यूज़ पुट कर दें, ए यूनियन बी कितना है 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ 1/2 प्लस बी की प्रोबेबिलिटी माइनस
probability of A again into probability of B। ठीक है, तो अब तो बस ये सिंपल इक्वेशन सॉल्व ही करनी है। तो ये अगेन आप ऐसे कर सकते हो, 3/5 माइनस का ये 1/2 जब इस साइड लाओगे तो माइनस का हो जाएगा, P माइनस P/2। तो ये चीज़ अगेन ऐसे ही सॉल्व होके 1/10 आ जाएगी, क्योंकि ये सेम ही चीज़ है ना, देख पा रहे हो आप। और यहाँ पे ये ले लो एलसीएम, 2P माइनस P, तो ये आ जाएगा 2P माइनस P इज P/2। तो यहाँ से P/2 क्या आ गया, 1/10 के इक्वल। तो P क्या आ जाएगा, 2 दूसरी तरफ जाएगा तो न्यूमरेटर में जाएगा, और ये आ गया 1/5। तो P की वैल्यू आ गई यहाँ पर 1/5। ये आ गया आंसर, ये आ गया यहाँ पे आंसर। ठीक है, तो ये चीज़ थी यहाँ पे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या था, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में ए और बी में कोई भी कॉमन चीज़ नहीं होती है। ए और बी इवेंट्स में कोई भी कॉमन चीज़ नहीं होती है, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी खाली सेट रहता है, कोई एलिमेंट नहीं होता उसमें। फिर जब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं इसी चीज़ की, तो क्या आ जाती है, वो ज़ीरो आ जाती है, क्योंकि हमारे फेवर में तो ज़ीरो चीज़ है, आउट ऑफ टोटल जितनी भी चीज़ें हैं तो वो ज़ीरो ही आता है। तो ये हमने यहाँ पे ज़ीरो पुट कर दिया। बट इंडिपेंडेंट इवेंट्स में क्या होता है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स का क्या मतलब है कि प्रोबेबिलिटी एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए डज नॉट डिपेंड अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। तो इसका मतलब क्या आ जाता है कि हम ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख सकते हैं। तो ये जब हमने पुट किया तो बाकी तो सब इक्वेशन सॉल्व करने की बात थी, और पी की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है, लेट ए एंड बी बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ए एंड बी क्या है यहाँ पर, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी दी हुई है। फाइंड क्या करना है, नंबर 1 में ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होती है, क्योंकि अब इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, मतलब एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रही प्रोबेबिलिटी, तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू, अब वैल्यूज पुट कर दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 0.3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 0.4। तो 4 3 12 हुआ, और 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, तो 1 2 के बाद 0.0। ठीक है, ये आ गया आंसर। नाउ सेकंड वन सेज ए यूनियन बी निकालो, प्रोबेबिलिटी निकालो ए यूनियन बी की। तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन है अब, तो यूनियन में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मतलब ए भी चाहिए, ए के भी सारे एलिमेंट्स हम कंसीडर करते हैं, बी के भी सारे एलिमेंट्स हम कंसीडर करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो अब क्योंकि ये इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, तो इसका ये हमने पहले ही निकाल दिया है, ठीक है, 0.12 आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू पुट कर देते हैं 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पुट कर देते हैं 0.4 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो अभी अभी हमने निकाला है 0.12। तो ये आ जाएगा 4 5 6 7 माइनस 0.12। अब ये 0.7 आप ऐसे देख सकते हो, 0.70 देख सकते हो, इसको बाद में 0 लगा सकते हैं ना, और इसको 0.12, तो 10 माइनस 2 8, फिर यहाँ पे बच गया 6 माइनस 1 5, 0.58। ये आ गया आंसर। ठीक है, नाउ थर्ड पार्ट। थर्ड क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आफ्टर इवेंट बी हैज़ अकर्ड। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अभी है, प्रोबेबिलिटी ए इवेंट की आफ्टर इवेंट बी हैज़ अकर्ड। तो अब क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, मतलब एक की प्रोबेबिलिटी दूसरे पे डिपेंड ही नहीं कर रही है,
प्रोबेबिलिटी ए की निकालनी है ना हमने, आफ्टर बी हैज़ अकर्ड, तो बी पे तो डिपेंड ही नहीं कर रही प्रोबेबिलिटी ए की, तो ये तो डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी ए की इक्वल होगी, इसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आफ्टर बी हैज़ अकर्ड, तो जब बी पे डिपेंड ही नहीं कर रही है तो वही चीज़ आएगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.4। पर फिर भी अगर आप चेक करना चाहते हो कि ऐसा होता है कि नहीं, तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप इसका फॉर्मूला रख दो, ए इंटरसेक्शन बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो अगर आप ये पुट करके भी देखोगे ना, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी क्या थी, 0.12 ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या थी, 0.4, तो ये क्या आ जाएगा, 12/4, तो 4 क्योंकि एक पॉइंट के बाद है तो 10 आ जाएगा, और यहाँ पे दो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 0 आ जाएगी अपॉन में, 12 के अपॉन में 2 0, तो अब इसको कैंसिल कर दो, 4 3 12 हुए, तो ये आ जाएगा 0.3। ठीक है, ओहो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ना यहाँ पे 0.3 है, सॉरी फॉर द मिस्टेक, तो ये आ गया आंसर। नाउ थर्ड की बात करते हैं, तीसरे वाले की बात नहीं, फोर्थ, थर्ड की बात हो चुकी है, फोर्थ में है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आफ्टर ए हैज़ अकर्ड, तो बी की प्रोबेबिलिटी आफ्टर ए हैज़ अकर्ड वो किसकी इक्वल होगी, क्योंकि अब इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, गिवन है ना कि इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, तो प्रोबेबिलिटी बी के इक्वल होगी क्योंकि ए पे तो डिपेंड ही नहीं कर रही है, तो ये चीज़ क्या आ गई, 0.4, इसका आंसर आया 0.4। अगर आप इसको देखना चाहो तो अगेन आप इसको देख सकते हो यहाँ पे पुट करके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो ये आ जाएगा 0.12 ओवर प्रोबेबिलिटी ए की कितनी थी, ए की प्रोबेबिलिटी 0.3, तो अगेन आप देख सकते हो 12 तो 0 आ जाएगा, 0.3 में से जब हटाओगे तो 1 0, ये कैंसिल, 3 4, अगेन ये 0.4 आ गया आंसर। ठीक है, तो ये दैट वाज इजी क्वेश्चन। बस ऐसा है, इन क्वेश्चंस में ना कॉन्सेप्ट्स आपको पता है, जो भी इंट्रोडक्शन में बताया मैंने, जितना भी इंट्रोडक्शन में देख रहे हो सारा का सारा यूज़ हो रहा है, तो इंट्रोडक्शन वीडियोज़ आर वेरी हेल्पफुल। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9th। क्वेश्चन नंबर 9th में पूछा है, इफ़ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ दिस, बी इज़ दिस, एंड इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी भी बता दी है, फाइंड P नॉट ए एंड नॉट बी, प्रोबेबिलिटी किसकी, नॉट ए एंड नॉट बी। ठीक है, एक आपको एक और चीज़ बता देती हूँ मैं, कभी भी आपको ऐसा एंड वर्ड दिया होगा ना, वहाँ पे समझ जाना, जैसे ए एंड बी है तो समझ जाना कि वहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है, और दिया हुआ हो ना तो समझ जाना कि वहाँ पर प्लस दिया हुआ है। ठीक है, एंड आप यहाँ से भी याद रख सकते हो ऐसे, एंड में एन भी आता है ना, तो ये भी एन जैसा दिख सकता है, मतलब कैसे भी आप याद रख सकते हो। एक और चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, तो मतलब ये प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, ये आप अंडरस्टैंड करते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये प्रोबेबिलिटी, ऐसे प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंट इवेंट्स एंड उसके केस में। ओके, क्वेश्चन नंबर 9th पे वापस आते हैं। तो प्रोबेबिलिटी पूछी है नॉट ए, नॉट ए को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी, ऐसे भी लिख सकते हो आप। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए। अब क्या इंडिपेंडेंट इवेंट्स दिया हुआ है यहाँ पे इवेंट्स इंडिपेंडेंट तो दिए नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाली डेफिनेशन ही लगानी पड़ेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी, अब यहाँ पे बी की प्रोबेबिलिटी आएगी, बी की प्रोबेबिलिटी आफ्टर इवेंट दिस हैज़ बीन अकर्ड। ठीक है, ये आ गई। पर आप एक चीज़ देखो कि हम चेक तो कर सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंट है या नहीं। आप सिंपली क्वेश्चन में देखो, ए की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, बी की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो 1/4 इंटू 1/2, 2 इंटू 4 8 हुआ, ये मतलब 1/8 आ जाएगा।
तो ये तो 1/8 इसके इक्वल है, मतलब ये इंडिपेंडेंट है। अब अगर इंडिपेंडेंट है तो हम इसको शो भी कर सकते हैं कि ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। तो पहले इसको शो कर लेते हैं। सिंस probability of A इंटू probability of B इज इक्वल टू, probability of A कितना है 1/4 इंटू probability of B कितनी है 1/2, यानी कि 1/8 आ गया, विच इज इक्वल टू probability of A इंटरसेक्शन B, यही 1/8 ना। तो therefore A and B are independent events, are independent events। ये दोनों इवेंट्स एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है। तो हमने क्या प्रॉपर्टी भी स्टडी की थी कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के, तो नॉट ए और नॉट बी भी एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होंगे। मतलब ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो नॉट ए एंड नॉट बी भी इंडिपेंडेंट होंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इक्वेशन 1 लिखूं तो इक्वेशन 1 ऐसे लिख लो, देयरफॉर इक्वेशन 1 कैन बी रिटन as probability of A intersection not A intersection not B is equal to probability of not A। और अब ये जो probability है ये इसका क्या मतलब है कि probability B नॉट की आफ्टर A हैज़ अकर्ड। तो अब आफ्टर A अकर हो चाहे ना हो उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो probability के किसके इक्वल आ जाएगी, इसके इक्वल, probability ऑफ B डैश के इक्वल। या फिर आप डायरेक्टली भी देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि ये फॉर्मूला कैसा बन जाएगा कि probability ऑफ A इंटरसेक्शन B वाला टाइप का बन जाएगा कि इसकी probability इंटू इसकी probability, ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए जो लिखते हैं। अब मतलब अब बात सिर्फ इतनी रह गई है कि जो हमसे पूछा है उसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एक ये चीज़ फाइंड आउट करनी है और एक ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, नॉट ए एंड नॉट बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, ये मैंने हाईलाइट भी कर दिया थोड़ा सा। प्रोबेबिलिटी नॉट ए की कितनी आ जाएगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। नॉट ए का मतलब क्या है, वैसे होता क्या है नॉट ए का मतलब कि एक इवेंट हुआ है ए, अब इसके ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये पूरा का पूरा अगर स्पेस मान लो कि ये सारी की सारी चीज़ें हो सकती है, पर उसमें से भी एक इवेंट ए ये है, ठीक है, पॉसिबल आउटकम्स में से ये इवेंट ए है। तो नॉट ए क्या चीज़ हुई, ये चीज़ हुई कि ए के अलावा और जितनी भी बाकी चीज़ें हैं आपके पास वो सारी चीज़ें हमें चाहिए, ठीक है, ए के अलावा, ए में जो भी चीज़ें हैं उनके अलावा हमें ये सारी चीज़ें चाहिए। तो मतलब हम क्या बोल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी तो मैक्सिमम 1 होती है, मैक्सिमम 1 होती है ना, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी में से हम माइनस कर देते हैं इसके होने की प्रोबेबिलिटी, ये चीज़ होती है। तो यहाँ पर भी ये है कि नॉट ए का क्या मतलब है कि प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी में से हमने माइनस कर दी। तो अब जब ए की प्रोबेबिलिटी हम माइनस कर देंगे, ए को हमने माइनस कर दिया तो बचा क्या, तो यही चीज़ ऑटोमेटिकली बचेगी ना। तो ये लॉजिक होता है इसके पीछे। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए की कितनी है, 1/4, 4 माइनस 1 ये आ जाएगा 3/4 एलसीएम लेके। प्रोबेबिलिटी सिमिलरली बी प्राइम की निकाल सकते हैं आप, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी बी की कितनी है 1/2, 1/2, 2 आ गया एलसीएम, 2 इंटू 1 2 माइनस 2 1 1, 1 इंटू 1 1, 2 1 1/2 आ गया। ओके, ये आंसर नहीं आया अभी, प्रोबेबिलिटी बी प्राइम की निकली है और ए प्राइम की निकली है। तो देयरफॉर अब निकाल सकते हैं ना ये चीज़ जो हमें पूछी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्राइम, यहीं तक कंक्लूजन तक पहुँचे थे ना हम, पुट कर दो वैल्यूज़, 3/4 इंटू 1/2, तो 3/4 to 8 ये आ गया आंसर। ओके, तो एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन में हमें पूछा क्या था, 2 इवेंट्स दिए हुए थे, ठीक है, जिसमें हमें नॉट ए एंड नॉट बी, कि ए भी ना हो और बी भी ना हो, ऐसे
ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, नॉट ए एंड नॉट बी, नॉट ए इंटरसेक्शन नॉट बी, ये चीज़ निकालनी थी। अब इसका फॉर्मूला हमें पता था कि जब दो इवेंट्स इंटरसेक्शन में होते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस आफ्टर दिस हैज़ बीन अकर्ड, ठीक है, जो चीज़ यहाँ पे लिख दी है हमने। अब क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ नहीं बताया कि ये इवेंट इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, तो हमने क्या किया, हमने पहले चेक कर लिया, अपने अपने माइंड में ही चेक किया पहले, ज़्यादा हमने, ताकि टाइम ना वेस्ट हो हमारा। तो माइंड में हमने देखा कि इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 to 8 हो जाएगा, और 8 यहाँ पे भी है। तो हमने देखा कि हाँ ये तो इंडिपेंडेंट है, तो ऐसा करते हैं इसको प्रूफ कर लेते हैं। तो हमने ये प्रूफ भी कर लिया कि इंडिपेंडेंट है, इसलिए हम इसको प्रूफ करने के बाद हम ये लिख सकते हैं कि ये किसके इक्वल है, ये इस चीज़ के इक्वल है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी बी प्राइम के इक्वल है। या फिर अगर आपको ऐसे नहीं भी याद रहता है तो आप डायरेक्टली ये चीज़ भी लिख सकते हो, ये प्रूफ करने के बाद ये चीज़ डायरेक्टली, ये तो आपको पता ही है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, जब दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं तो ये एंड ये अलग अलग लिख सकते हैं आप इसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे पे तो डिपेंड ही नहीं करती है। देन अब बात क्या आ गई, यहाँ तक हमने फॉर्मूला तो ठीक है, फॉर्मूला हमें अच्छे से हमने क्लियर कर दिया, सॉर्ट कर लिया माइंड में कि हाँ क्या चीज़ आएगी फॉर्मूला। अब इसमें जो चीज़ें हैं ये हमें फिल भी तो करनी है, इनकी वैल्यूज़। तो प्रोबेबिलिटी नॉट ए की निकालनी पड़ी, प्रोबेबिलिटी नॉट बी की निकालनी पड़ी। नॉट ए की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, मैक्सिमम में से माइनस कर दो जो चीज़ ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अपने आप ही प्रोबेबिलिटी नॉट ए की आ जाएगी। तो वो चीज़ की प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी निकाला और हमने वैल्यूज पुट कर दी और आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10th में पूछा है, इवेंट ए एंड बी आर सच दैट, प्रोबेबिलिटी ए की दी हुई है, बी की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, एंड नॉट ए नॉट बी, नॉट ए और नॉट बी है, ठीक है, और दिया हुआ है। अगर एंड होता है तो इंटरसेक्शन, और हुआ तो यूनियन, तो यहाँ पे यूनियन लिख दिया है। अब नॉट को आप ऐसे बार से भी डिनोट कर सकते हो या फिर ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, वो चीज़ भी मैंने लिख दी है। तो ये चीज़ हमारे पास गिवन है, हमें फाइंड क्या करना है, स्टेट करना है कि वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ये पता करना है कि ए एंड बी जो इवेंट्स दिए हुए वो इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो उसके लिए हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी चाहिए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी चाहिए। तो यहाँ पे तो हमारे पास वो चीज़ है नहीं, तो हम इसका यूज़ करके वो फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, यहाँ देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम मतलब नॉट ए एंड यूनियन नॉट बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए और नॉट बी क्या है, 1/4 गिवन है, ठीक है। बट इसको हम थोड़ा सा और ट्रांसफॉर्म करके लिख सकते हैं। अगर हम ये नॉट कॉमन ले लें तो आपको पता है कि ये यूनियन का साइन जो है वो चेंज हो जाता है इंटरसेक्शन में, ठीक है, अगर हम ऐसे करके कॉमन लेना चाहें। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इंटरसेक्शन बी। अब नॉट ए इंटरसेक्शन बी का मतलब अगेन क्या आ गया, वही बात आ गई ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए फाइंड आउट करो तो कैसे करोगे, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो कि 1 होती है उसमें से माइनस कर दो इसकी प्रोबेबिलिटी ए की, ठीक है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे भी करेंगे। तो नॉट ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1/4। तो देख रहे हो आप ये चीज़ कैसे इस चीज़ में हमने कन्वर्ट कर दी। तो अब यहाँ से आप सिंप्लीफाई कर दो और ये इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर दो। 1/4 ये माइनस का था, ये 1 दूसरी तरफ जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा। 4 आ गया एलसीएम, 4 1 1 इंटू 1 1 एंड 4 इंटू 1 4, ये आ गया -3/4। तो माइनस से माइनस आप कैंसिल कर सकते हो, तो फाइनली क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी की 3/4 आ गई, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी पता चल गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पता था। तो अब देख सकते हैं ना नाउ, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं वो ये कंडीशन फॉलो करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी।
तो अब ये चीज़ चेक करते हैं, ये तो हमें पता चल चुकी है ना। अब इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है। ए की प्रोबेबिलिटी 1/2 और बी की 7/12। 1/2 इंटू 7/12, तो ये हो गया 7/24। अब क्या ये चीज़ इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी के। ये तो 3/4 है और ये 7/24 है, तो ये तो इक्वल है नहीं। इसका मतलब क्या है, सिंस करके भी लिख सकते हो। देयरफॉर इवेंट्स ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट। ई एंड बी, क्या लिख रही हूँ, इवेंट्स ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट। बी आर नॉट इंडिपेंडेंट। इसका मतलब क्या है, जब ये कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट ही नहीं है। ये आ गया आंसर। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th में ए और बी इवेंट दिए हुए थे और नॉट ए इंटर यूनियन नॉट बी भी दिया हुआ था, और लिखा हुआ है ना, तो यूनियन होगा। और हमें बताना था कि ये दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट है या नहीं। पहले तो हमने सारी चीज़ें लिख दी जो हमें पता थी। अब क्योंकि इसको इंडिपेंडेंट है या नहीं है इसको चेक करने के लिए तो ये कंडीशन है हमारे पास, तो इसके लिए हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए थी। तो हमने ये चीज़ कहाँ से निकाली, इस इंफॉर्मेशन में से। कैसे, अब ये चीज़ हमें पता है कि ए नॉट यूनियन नॉट बी हो जब, तो अगर हम इसको नॉट को हम कॉमन ले लें तो ये यूनियन का जो साइन है ये इंटरसेक्शन में चेंज हो जाता है। और ये भी हमें पता था कि नॉट ऑफ दिस थिंग, नॉट ऑफ यहाँ पर कोई भी चीज़ है उसके नॉट की प्रोबेबिलिटी, उसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 माइनस उसके होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, 1 क्योंकि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, माइनस उसके होने की प्रोबेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पता है कि आपके फेल होने की प्रोबेबिलिटी 30% है, ठीक है, परसेंटेज में बात करें अभी, परसेंटेज ऑफ प्रोबेबिलिटी कितनी है, 30% है। और अगर आपके और आपसे पूछा जाए कि आपके पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो अब आपको पता है कि फेल होने की तो प्रोबेबिलिटी 30% है, तो मतलब बाकी जो बची मैक्सिमम कितनी है, 100% ना। 100 माइनस 30% कर दो, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, 70% प्रोबेबिलिटी आपके पास होने की। इसी तरह से ये वाला लॉजिक भी काम करता है। तो अगर आप इसकी प्रोबेबिलिटी परसेंटेज की जगह जिसमें प्रोबेबिलिटी लिखते हैं एक्चुअल में उसमें लिखो, तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस 0.3 ऐसे करके आ जाएगा। ठीक है, तो 0.7 आ जाएगी आपके पास होने की प्रोबेबिलिटी। ओके ओके, ये डिफरेंट चीज़ थी। अब यहाँ पर हमने ये फाइंड आउट कर लिया, मतलब यहाँ तक हम पहुँच गए। अब इसको हमने अलग से इवेल्युएट कर दिया, मतलब इसकी वैल्यू हमने निकाल दी इस सब को सॉल्व करके, जो कि 3/4 आई। अब ये चीज़ तो पता चल गई, तो अब हम चेक कर लेते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी क्या यही चीज़ आ रही है। तो हमने देखा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो 7/24 आ रहा है, जो कि इसके इक्वल तो है नहीं। यहाँ पे तो 3/4 आया। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11th में देखो पूछा है, गिवन दैट, एक मिनट, गिवन, हाँ ठीक है, गिवन 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है। फाइंड क्या करना है, ए एंड बी, फटाफट से फाइंड आउट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दी हुई है 0.6। फर्स्ट चीज़ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। अब एंड का क्या मतलब है, एंड का मतलब एंड, एन जैसे एन भी आता है ना बीच में, तो इंटरसेक्शन, ऐसे आप याद रख सकते हो, ए एंड बी। अब एंड में अगर दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट है तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सिंपल, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो ए की प्रोबेबिलिटी इंटू बी की प्रोबेबिलिटी। अब ये फाइंड आउट कर लो, ए की प्रोबेबिलिटी 0.3 थी, बी की प्रोबेबिलिटी 0.6 थी, तो 3 इंटू 6 इज़ 18, और 2 डिजिट्स पॉइंट के बाद एक यहाँ पे 1 डिजिट और यहाँ पे 2 डिजिट, तो मतलब 2 डिजिट से पहले लगेगा पॉइंट। आंसर नेक्स्ट करते हैं। सेकंड वन इज
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड नॉट बी, ए की एंड नॉट बी की प्रोबेबिलिटी। अब इसको कैसे लिखोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड नॉट बी, ठीक है, ए पर नॉट बी। तो इसको, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो हम इसको भी कैसे लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी। उसमें हमने कॉमन लिया था, दोनों पे था वो, ठीक है, यहाँ पे दोनों पे नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है हमारे पास? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 0.3 गिवन है, जो कि 0.3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी, बी के नहीं होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो मैक्सिमम माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कर दो, ठीक है। तो 0.3 इंटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है? 0.6। तो अब ये सॉल्व कर दो। 0.3 इंटू 1 माइनस 0.6, 1 माइनस 0.6 आप कैसे करते हो? 1.00 ऐसे लिख सकते हो आप। इसको भी आप 0.6 लिख सकते हो, जीरो का कोई काम नहीं है। तो 10 माइनस 6 4 माइनस पॉइंट, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो 0.4 ऐसे करके आप करते हो, ठीक है। तो कईयों को इसमें भी कन्फ्यूजन होता है, होना तो नहीं चाहिए वैसे। 4 3 हो गया 12, और यहाँ पे एक पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ पे पॉइंट के बाद दो डिजिट, सॉरी एक ही डिजिट है, टोटल 2 हो गए। 1 इंटू, मतलब जो भी समझ जाओ। ओके, ये आ गया आंसर थर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। अब ए और बी लिखा है, ठीक है, ए और बी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। तो अब ए यूनियन बी है, इसका मतलब कि प्लस आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो अब ये चीज़ क्या आ जाएगी? वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू है 0.3, बी की वैल्यू है 0.6 माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये तो यहाँ पे निकाली थी 0.18। तो ये आ गया 6 + 3 9, 0.9 माइनस 0.18। तो अगेन आप 0.9 को कैसे देख सकते हो? 0.90 ऐसे देख सकते हो ना, माइनस 0.18। अब 10 माइनस 8 2, और यहाँ पे 8 बच गया, 8 माइनस 1 इज 7.0, ठीक है। तो आप ऐसे इसको माइनस को हैंडल कर सकते हो। ये आ गया आंसर। अब फोर्थ पार्ट में पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर मतलब इनमें से कोई भी नहीं, नाइदर ए और बी, ना तो ए चाहिए ना ही बी चाहिए। तो अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए नॉर बी, ना तो ए ना ही बी, यहाँ पे ना नॉर होगा, नॉर, इसका मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब ये वाला स्टेप अगर आप ये वाला छोड़ना भी चाहो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है कि ना तो ए चाहिए ना ही बी चाहिए, नाइदर ए नॉर मतलब नॉट और बी, ठीक है। नॉट मतलब और के ऊपर नॉट लगेगा, तो और यानी यूनियन, ठीक है। तो ए यूनियन बी का नॉट, या फिर अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो ये देखो, नाइदर ए, ना तो ए चाहिए और ना ही बी, एंड ना ही बी चाहिए, एंड ना ही बी चाहिए, ठीक है। तो अब ये क्या चीज़ आ जाएगी? क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना नॉर, इसमें कंफ्यूज मत होना। तो अब क्या आएगा इसका? यूनियन है। अब यूनियन को आप कैसे हैंडल करोगे? अब ए यूनियन बी तो हमें पता है, ए यूनियन बी अभी अभी निकाला है, तो उसी इंफॉर्मेशन का यूज़ कर लेते हैं। क्योंकि नॉट है तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आप लिख सकते हो। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आ गया 0.72। अब इसके वो भी कैसे आप हैंडल कर सकते हो? 1.00 लिख सकते हो, 1 को आप माइनस 0.72, तो 10 माइनस 2 इज़ 8, यहाँ पे 9 बच गया, 9 माइनस 7 इज़ 2, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 0.2
28 आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है अ डाई इज टॉस्ड थ्राइस। एक डाई है, डाइस जिसको आप बोलते हो, ऐसा कुछ क्यूबिकल सा स्ट्रक्चर होता है जिसपे नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6, कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। तो हमने इसको 3 बार फेंका है, पहली बार फेंका एक बार फिर फेंका और एक और बार फेंका, 3 टाइम्स हमने डाई को थ्रो किया। अब फाइंड क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस। एक ऑड नंबर कौन कौन से, 1 3 5, कि 1 3 5 आए कम से कम एटलीस्ट एक बार, कम से कम इनमें से किसी भी बारी में एक बार तो एटलीस्ट फेंकने पे ऑड नंबर आए, 1 3 5 में से कोई ना कोई नंबर आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये पूछा है। अब एटलीस्ट वंस का एक क्या मतलब होता है कि कम से कम एक बार आए, 2 बार भी आ सकती है, 3 बार भी आ सकती है, पर कम से कम एक बार तो आनी ही आनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे 2 2 2 आ गया, मतलब कि एक भी बार नहीं आया, यहाँ पे भी 2 आ गया, यहाँ पे भी 2 आ गया, यहाँ पे भी 2 आ गया, तो ये तो 0 टाइम हुआ ना, 0 टाइम नहीं चलेगा। एक बार आया तो चलेगा, किसी भी एक में आ जाए, फॉर एग्जाम्पल ऐसे कुछ आ जाए तो चलेगा। 2 बार आ जाए तब भी चलेगा, ऐसे 1 3 2 ऐसे कुछ आ जाए, 2 बार ऑड नंबर है ना, तो भी चलेगा। 3 बार आ जाए तो भी चलेगा, पर 0 टाइम नहीं आना चाहिए ऑफ कोर्स। ये है एटलीस्ट का मतलब, ये अपने माइंड में रखना कि एटलीस्ट पूछा है। एग्जैक्टली 1 टाइम का मतलब है कि ऐसी कोई सिचुएशन बने एग्जैक्टली 1 टाइम, ठीक है। पर यहाँ पर एटलीस्ट वंस बोला है, मतलब कम से कम एक बार, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी बार आ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये पूछा है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि एटलीस्ट वंस। ओके, तो अब यहाँ पे ऑड नंबर आ रहा है, इसको हम A1 बोल देते हैं। इस इवेंट को A1 किस इवेंट को बोला कि पहली बार थ्रो करने पे A1 ऑड नंबर आया, फिर दूसरी बार थ्रो करने पे ऑड नंबर आया, तीसरी बार थ्रो करने पे ऑड नंबर आया, इसको A2 बोल दिया, इसको A3 बोल दिया। ये ऑड नंबर क्या आने की। अब यहाँ पे ऑड नंबर क्या क्या आ सकता है, 1 3 5 आ सकता है, यहाँ पे भी 1 3 5 आ सकता है, और यहाँ पे भी 1 3 5 आ सकता है, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी यहाँ पे ऑड नंबर आने की, 3, यहाँ पे फर्स्ट बार जब हमने फेंका, फर्स्ट टाइम हमने फेंका, तो 3 ओवर, क्योंकि 3 ऑड नंबर्स है ना जो हमें चाहिए, हमें ऑड नंबर चाहिए, तो हमारे फेवर में कितने नंबर्स है, 3 आउट ऑफ टोटल कितने, 6। सिमिलरली यहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 भी कितना आ जाएगा, 3/6, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 मतलब तीसरी बार में भी आए वो भी A/6 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये 1/2 1/2 एंड 1/2 आ जाएगा। मतलब अब इसको मैं बार बार इतनी बार ना लिख के ऐसा करती हूँ कि AI लिख देती हूँ, ठीक है। आई से मेरा मतलब क्या होगा, फर्स्ट टाइम में ऑड नंबर, या सेकंड टाइम में, या थर्ड टाइम में, ठीक है। मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड थ्रो को रिप्रेजेंट कर रहा है ये आई, फर्स्ट थ्रो, सेकंड थ्रो, थर्ड थ्रो। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इन एनी थ्रो कितना आ गया, 1/2। इसको मैं दोबारा भी बताऊंगी, अलग तरीके से भी बताऊंगी। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी कि लेट AI डिनोट द इवेंट ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इन ith थ्रो में, चाहे फर्स्ट टाइम में, चाहे सेकेंड टाइम में, थर्ड टाइम में, फर्स्ट सेकेंड थर्ड किसी भी टाइम में प्रोबेबिलिटी कितनी होगी ऑड नंबर के आने की, क्योंकि 3 ही ऑड नंबर्स है और टोटल 6 आउटकम्स है, तो 1/2 होगी हर बार में। ये AI है, सबकी कलेक्टिवली नहीं है ये, पर एक तरह से हमने जनरलाइज कर दिया। तो अब यहाँ पर I1 2 3 ये ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ऑड नंबर वो भी हमने निकाल दिया। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर है किसी भी थ्रो में ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी है, ये किसी भी थ्रो में ऑड नंबर ना आने की प्रोबेबिलिटी है। तो वो आपको पता है 1 माइनस दिस करना पड़ेगा हमें, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस, मेन बात यहाँ पे आती है, कम से कम एक बार आए। तो अब कम से कम एक बार आए वो कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वंस है ना, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि फर्स्ट में आए, सेकंड में आए, थर्ड में आए, या तीनों में आए, या 2 बार आए। तो हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी A1 में
आ रही है और A2 में आ रहा है और A3 में आ रहा है, हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको, ठीक है, यूनियन करके प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इन A1 और A2 और A3 या फिर सब में। तो ये क्या आ जाएगा, अब यूनियन का अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 ऐसे करके थोड़ा बड़ा सा फॉर्मूला बन जाएगा। पर हमारे लिए सबसे आसान क्या रहता है कि ऐसा करते हैं, इसको नॉट वाले केस में लेके चलते हैं। तो अब ये चीज़ हम कैसे करेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट दिस थिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट दिस थिंग, A2 यूनियन A3। मैं आपको एक बार दोबारा से बताऊंगी, डोंट वरी, दोबारा से भी मैं आपको बताऊंगी। तो अब यहाँ पे कंसंट्रेट करो, अभी यहाँ तक, यहाँ से आगे कैसे सॉल्व करना है ना, ये चीज़ देखो पहले। ओके, तो प्रोबेबिलिटी, अब ये देखो यूनियन नॉट वाले केस में हमने इसको कर दिया है कि इसके आने की प्रोबेबिलिटी, जैसे प्रोबेबिलिटी ए के आने की प्रोबेबिलिटी कैसे भी लिख सकते हैं हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए ऐसे भी लिख सकते हैं ना, या प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए की हम कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये कैसे एक्चुअल में ये फॉर्मूला आता कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए 1 होता है, कि प्रोबेबिलिटी ए जो चीज़ हमें चाहिए वो चीज़ और उसके अलावा जो बची हुई चीज़ है, उन सबको अगर आप प्लस करोगे तो पूरी टोटल चीज़ें आ जाएगी ना, ठीक है। तो इसमें से कोई भी चीज़ आपको निकालनी हो तो आप इजीली उसको ऐसे कर सकते हो। तो हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए चाहिए, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए ऐसे लिख सकते हो आप। ओके, तो अब यहाँ पर यूनियन को उसमें चेंज कर सकते हैं हम, इंटरसेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ है। तो अब अगर इसको हम, ये कॉमन में है, ये नॉट कॉमन में है, अब बाय डी मॉर्गन्स लॉ जो है उसके अकॉर्डिंगली अगर हम इसको हर एक के ऊपर लिख देते हैं अब, तो यूनियन किस पे चेंज हो जाएगा, इंटरसेक्शन में, A2 का प्राइम इंटरसेक्शन A3 का प्राइम। अब ये चीज़ हमारे लिए इजी है कैलकुलेट करने के लिए, क्यों, क्योंकि अब ये तो वही है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी टाइप, और इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए तो हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है। वैसे यहाँ पे 3 के लिए क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस A3 नॉट, ठीक है। अब इसकी प्रोबेबिलिटीज़ हमें पता है कि A1 नॉट A1 की प्रॉपर्टी की ऑड नंबर ना आए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2। ये हमने नॉट की, नॉट AI। आप अगर AI वाली चीज़ आपको समझ नहीं आ रही ना, तो आप A1 A2 A3 नॉट A1 नॉट A2 नॉट A3 ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्टली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नॉट A1 की प्रोबेबिलिटी कितनी आई, 1/2, नॉट A2 की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है। ये देखो, इसका मतलब बेसिकली क्या है कि इवन नंबर ना आने की प्रोबेबिलिटी, तो इवन नंबर ऑड नंबर ना आने की प्रोबेबिलिटी, तो ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी तो हर जगह पे 1/2 आई थी, तो ना आने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 1/2 कर लो, 2 माइनस 1 1/2 आएगा ये अगेन। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। तो 1 माइनस ये हो गया 1/2 टू 4 टू 8 और 8 आ गया एलसीएम, 8 माइनस 1 7/8 आ गया आंसर, ठीक है। ये बहुत तरीके से कर सकते हैं, ये वाला स्पेशली जो सम है, पर ये वाला तरीका मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर दोबारा से मैं आपको बताती हूँ क्या क्या चीज़ हुई है। AI जो इवेंट है हमने वो बता दिया कि ऑड नंबर के आने का इवेंट है किसी भी थ्रो में, आई हमने थ्रो डिनोट कर दिया कि कोई भी थ्रो है। अगर आपको ये नहीं भी समझ आ रहा तो आप सिंपल ऐसे लिख दो कि प्रोबेबिलिटी A1 के आने की, A1 इवेंट, A1 A2 A3 ऐसे करके इवेंट लिख दो कि ऑड नंबर के आने का इवेंट है। अब फर्स्ट टाइम पे ऑड नंबर आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2 है। क्यों, क्योंकि ऑड नंबर्स कितने हैं, ऑड नंबर्स 3 है और टोटल पॉसिबिलिटीज 6 है, तो ये आ गया 1/2। अब सिमिलरली प्रोबेबिलिटी A2 के आने की, A2 में ऑड नंबर आने की कितनी है, 3/6, यानी कि अगेन 1/2।
A3 थर्ड टाइम ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? अगेन 1/2। अब ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ऑड नंबर ना आए, इसके ना आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 ही है, क्योंकि 1 - 1/2 करोगे तो वो भी वही चीज़ आएगी। ठीक है, तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस बोला है। इसका मतलब कि चाहे फर्स्ट में आए, चाहे सेकंड में आए, चाहे थर्ड में आए, चाहे तीनों में आए या दो में आए, ठीक है, सारे केसेस हमने कवर कर देना है। तो हम A1 ऑड नंबर फर्स्ट वाले में आ रहा है, ऑड नंबर सेकंड वाले में आ रहा है, ऑड नंबर थर्ड वाले में आ रहा है, ये तीनों की तीनों हमने यूनियन कर दिया, मतलब सारे केसेस एक साथ लिख दिया हमने। यूनियन का मतलब एक साथ सारे के सारे सेट्स होते हैं ना। तो अब ये चीज़ निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि अब ये यूनियन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो हमने क्या किया, हमने थोड़ा सा स्मार्ट वर्क किया। यूनियन कॉम्प्लिकेटेड है पर इंटरसेक्शन तो इजी है, क्योंकि ये तीनों इवेंट्स तीनों की तीनों फर्स्ट डाइस को थ्रो करना, सेकंड डाइस को थ्रो करना, थर्ड डाइस को थ्रो करना एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि सेकंड वाले का क्या आउटकम आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, ये फर्स्ट वाले के आने या ना आने पे थोड़ी ना डिपेंड कर रहा है। डाइस तो डाइस है, उसको कितनी भी बार फेंको हर बार इक्वली प्रोबेबल होगा। ठीक है, तो ये 1 माइनस हमने इस तरीके से लिख लिया, A1 यूनियन A2 यूनियन A3 ऑफ नॉट, ये चीज़ नहीं आने की प्रोबेबिलिटी हमने किस तरीके से डिफाइन किया कि इसकी प्रोबेबिलिटी, इस पर्टिकुलर इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, टोटल जो प्रोबेबिलिटी है, जैसे ये है, ये इसको मैं मान लो कलेक्टिवली AI बोल देती हूँ। अब AI के होने की प्रोबेबिलिटी, ये सबकी प्रोबेबिलिटी है, सारी प्रोबेबिलिटी, ये पूरा मान लो 1 है। ठीक है, अब इसके पर्टिकुलर होने की प्रोबेबिलिटी मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, कि टोटल जो 1 है उसमें से ये चीज़ माइनस कर दो, ये जो टोटल स्पेस है उसमें से ये स्पेस माइनस कर दो, ये वाला, तो ऑब्वियसली जो चीज़ बचेगी वो ये बचेगी AI। तो यहाँ पे हमने सेम वो चीज़ की है कि 1 में से, मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी में से ये चीज़ जो है ये हमने माइनस कर दी, यानी कि इसके ना होने की जो भी प्रोबेबिलिटी थी वो हमने माइनस कर दी। अब इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ कि हम अब ये वाली इंटरसेक्शन वाली फॉर्म बना सकते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ जब आप अप्लाई करोगे, जब इसको हर एक पे लिखोगे तो यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा। और ये चीज़ हमें पता है कि ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए अलग अलग लिख लो सबकी प्रोबेबिलिटी, फिर ये हमने सिंपल वैल्यूज पुट की और आंसर आ। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है, 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट लिखा है फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग 10 ब्लैक एंड रेड बॉल्स, 8 रेड बॉल्स। तो सिचुएशन क्या दी हुई है कि एक बॉक्स दिया हुआ है जिसमें ब्लैक और रेड कलर की बॉल्स है। कितनी टोटल बॉल्स कितनी है? 18 बॉल्स है। अब पहले एक बॉल उठाई गई, उसको वापस रख दिया गया, फिर कोई और बॉल उठाई गई, फिर मतलब फिर से रैंडमली, मतलब आंख पे पट्टी बांध के या फिर कैसे भी रैंडमली, पता नहीं चल रहा कि कौन सी बॉल उठा रहे। ठीक है, फिर दूसरी बॉल उठाई, पहली वाली वापस रख दी थी। इसका मतलब रिप्लेस करा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों इंडिपेंडेंट, फर्स्ट और सेकंड बॉल को उठाने के इंडिपेंडेंट है। ये दोनों के दोनों जो इवेंट्स है वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, फर्स्ट बॉल को उठाने के एंड सेकंड बॉल को उठाने की, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट लिखा हुआ है। अब यहाँ पे फाइंड क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट बॉल बोथ बॉल्स आर रेड, कि दोनों की दोनों जो बॉल्स उठाई है वो दोनों की दोनों रेड है, मतलब कि फर्स्ट भी रेड है एंड सेकंड भी रेड है। ठीक है, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी दूसरे पे नहीं डिपेंड कर रही, क्योंकि वापस रिप्लेस कर दिया, वापस रख दिया सारी चीज़ें। अगर तो जैसे ये चीज़ें है, ये पेन है, अगर मैं वापस नहीं रखती इसको कोई भी चूज़ करके, तब तो प्रोबेबिलिटी अफेक्ट होती, क्योंकि अब 4 बच गई है टोटल जिसमें से चूज़ करना है। लेकिन अगर मैं इसको रिप्लेस कर देती हूँ तो वही की वही चीज़ हो जाती है ना, तो ये बात है।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ आर। रेड की प्रोबेबिलिटी, रेड के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? रेड बॉल, रेड में से रेड हमारे फेवर में कितनी है? हमें रेड बॉल चाहिए ना, तो टोटल 8 बॉल्स हमारे फेवर में, आउट ऑफ कितनी? 18 में से। अगेन हमें रेड बॉल चाहिए, तो 8 आउट ऑफ 18 आ जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी भी। तो 4 एंड 2 9 18 होता है, 4 एंड 9 4 4 हो गए 16 ओवर 81। ठीक है, ये आ गया फर्स्ट वाले का आंसर। नाउ नेक्स्ट सेकंड चीज, सेकंड केस क्या है? फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड इज रेड। प्रोबेबिलिटी की फर्स्ट वाली, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड इज रेड। फर्स्ट बॉल ब्लैक है एंड सेकंड बॉल रेड है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? फर्स्ट बॉल के ब्लैक होने की, ब्लैक में से ही आएगी, और सेकंड बॉल के रेड होने की इस तरीके से आएगी, एंड ऐसे लिख सकते हो आप। तो ब्लैक बॉल्स में से आएगी। ब्लैक बॉल चाहिए हमें यहाँ पे, तो हमारे फेवर में कितनी बॉल्स है? टोटल 10 बॉल्स है ऐसी जो हमें चाहिए, तो हमारी चॉइस के फेवर में 10 है, आउट ऑफ कितने? 18 में से। और रेड बॉल्स की प्रोबेबिलिटी कितनी है? रेड बॉल्स यहाँ पे आप ऐसे लिख भी सकते हो, वैसे एक ही बार में लिख दो, तो 8 आउट ऑफ 18, और प्रोबेबिलिटी ब्लैक की कितनी है? 10 आउट ऑफ 18। तो बार बार सोचने की ज़रूरत ना पड़े। तो रेड बॉल्स की आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 8 ओवर 18। तो 2 5 एंड 2 9, 2 4 8 होता है, 2 9 18 होता है, 5 इंटू 4 हो गया 20, 9 इंटू 9 81। ये आ गया इसका आंसर। ओके, थर्ड केस देखते हैं अब। तब तक इसको ऑब्जर्व करो जब तक मैं लिखती हूँ। वन ऑफ देम, अब अगले क्वेश्चन में क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है? वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। कोई भी एक ब्लैक हो और एक रेड हो, ठीक है? तो या तो पहली ब्लैक हो दूसरी रेड हो, या फिर पहली रेड हो दूसरी ब्लैक हो, ठीक है? ये चीज़, ठीक है? दिस और दिस, ठीक है, ये चीज़ है। तो ये इसका क्या मतलब है कि ब्लैक एंड रेड, रेड एंड ब्लैक, दो ही पॉसिबल कॉम्बिनेशन है ना, कि पहले वाले में ब्लैक आ गया दूसरे में रेड आ गया, या पहले में रेड आ गया दूसरे में ब्लैक आ गया, तो वो हमने लिख दिया है। अब ये क्या आ जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ आर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ, या पहले रेड आया बाद में ब्लैक आया। वैल्यूज पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? ब्लैक के लिए 10 ओवर 18, रेड के लिए 8 ओवर 18। 10 ओवर 18 इंटू 8 ओवर 18 प्लस 10 ओवर, नहीं रेड के लिए कितने? 8 है ना, 8 ओवर 18 इंटू 10 ओवर 18। तो अब ये चीज़ टोटल, ये देखो ना, यही चीज़ यहाँ पे भी कैलकुलेट की थी, मतलब ये 20 ओवर 81 आ रहा है। बार बार अपना टाइम वेस्ट क्यों करे? तो ये 20 ओवर 81 आएगा सॉल्व करके, प्लस ये भी 20 ओवर 81 आएगा, तो ये आ गया 81, 20 प्लस 20 40 ओवर 81 आ गया आंसर। ठीक है, ये कैलकुलेट कर लो कि यही चीज़ आएगी। नेक्स्ट करते हैं अब, या एक बार देख लो ओवरव्यू भी। बोथ बॉल्स आर रेड, दोनों की दोनों रेड है। फर्स्ट पे भी रेड आई, सेकंड पे भी रेड आई, तो फर्स्ट इसकी इंटरसेक्शन वाला फॉर्मूला लग गया यहाँ पे कि फर्स्ट पे रेड एंड सेकंड पे रेड। फिर फॉर्मूला आपको पता था, वैल्यूज पुट की और आंसर आ गया। फर्स्ट बॉल ब्लैक है एंड सेकंड रेड है, मतलब ब्लैक एंड रेड का कॉम्बिनेशन चाहिए। तो ब्लैक एंड रेड का कॉम्बिनेशन, ये मतलब ब्लैक इंटरसेक्शन आर, बी इंटरसेक्शन आर। तो ये इंटरसेक्शन वाले का इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए फॉर्मूला पता है, अलग अलग से लिख दो इनकी प्रोबेबिलिटी और हो गया। फिर यहाँ पे वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। वन ऑफ देम बोला है
ऐसे स्पेसिफिकली नहीं बोला है कि कौन से, तो सारे केसेस हमें कवर करने पड़ेंगे। तो वन ऑफ देम इज ब्लैक, ब्लैक या फर्स्ट में आ सकता है या सेकंड में भी, फर्स्ट में भी आ सकता है, सेकंड वाले टर्न में भी आ सकता है। एंड अदर इज रेड, और दूसरा रेड। तो ये ब्लैक रेड आ सकता है या रेड ब्लैक आ सकता है। तो ये पूरी पॉसिबिलिटीज़ कवर करके जब हमने इंटरसेक्शन वाला फॉर्मूला लिख दिया, वैल्यूज डाल दी और आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी आर। प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर रहा है, ए और बी को सेम प्रॉब्लम दी गई है। सिचुएशन क्या है यहाँ पे कि कोई स्टूडेंट है ए, कोई स्टूडेंट बी है, उन दोनों को सेम प्रॉब्लम दी हुई है सॉल्व करने के लिए। अब ए वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाता है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2, ठीक है। बी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाता है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/3, ये जो कि लिख दिया। इफ़ बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, दोनों ने इंडिपेंडेंटली अगर ट्राई किए है प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, ए ने अपने आप से कोशिश की है पूरी, बी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। फर्स्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। तो प्रॉब्लम सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? अब देखो क्या क्या केसेस पॉसिबल है सॉल्व होने के, कि या तो ए ने सॉल्व कर दिया प्रॉब्लम, ए ने सॉल्व कर लिया और बी नहीं कर पाया सॉल्व, ठीक है। या फिर ए नहीं कर पाया, बी ने कर दी, या फिर दोनों ने ही सॉल्व कर दी। यही तीनों केसेस पॉसिबल है, ठीक है। और लिख सकते हो आप और ठीक है, इस तरीके से कि ए ने, मतलब ये तीनों सिचुएशंस हो सकती है ना। प्रॉब्लम हमें सॉल्व चाहिए, सॉल्व हुई हुई चाहिए प्रॉब्लम। तो या कि किसी ने भी किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा हमें, चाहे ए से हुआ बी से नहीं हुआ, बी से हुआ ए से नहीं हुआ, या दोनों से हो गई सॉल्व, तीनों केसेस हमें चाहिए, ठीक है। दिस और दिस और दिस। तो ये तीनों केसेस कंसीडर करते हुए क्या प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है? ए बट नॉट बी, प्लस प्रोबेबिलिटी ए से नहीं हुई पर बी से हो गई, प्लस दोनों से प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगा यहाँ पे हो गई, ठीक है। ए एंड बी दोनों से हो गई सॉल्व। तो अब ये क्या आ जाएगा? इसका मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, ऐसे, which is equal to probability of A intersection B dash, मतलब कि probability of A into probability of B dash plus probability of A dash into probability of B plus probability of A into probability of B equal to A की probability कितनी है? 1/2, B के ना होने की probability, ये चीज़ भी निकाल दो, बी के ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 - 1/3 आ जाएगी, 3 - 1 = 2/3, और ए से ना होने की प्रोबेबिलिटी भी निकाल दो। तो ये आ जाएगी 2/3 प्लस ए से ना होने की प्रोबेबिलिटी 1/2, बी से होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 प्लस ए से होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 एंड बी से होने की प्रोबेबिलिटी 1/3। तो ये आ गया 1/3 प्लस, या इसको मत ही काटो, ये 2/6 आ जाएगा, प्लस 1/6 प्लस 1/6, एलसीएम आ गया 6, 2 + 1 + 1 3, 4/6, 2/3 आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है probability of solving specific problem independently by A and B are this and this respectively। एक कोई प्रॉब्लम है जिसको दो स्टूडेंट्स, ठीक है, अपने अपने तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। अब फर्स्ट स्टूडेंट जो ए है या कोई भी पर्सन है ए, उसकी प्रोबेबिलिटी सॉल्व करने की कितनी है? 1/2, वो लिख लिया। अब बी सॉल्व कर पाता है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/3 कि वो कर पाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है।
अब इफ़ बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, दोनों ने अपनी अपनी तरीके से अपने अपने मेथड्स लगा के उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की इंडिपेंडेंटली। ठीक है, इंडिपेंडेंटली का मतलब ये भी हुआ कि एक दूसरे की हेल्प वो नहीं ले रहे, एक के प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोई लेना देना नहीं है कि दूसरा सॉल्व कर पाए कि नहीं कर पाए। ठीक है, इंडिपेंडेंट है दोनों के दोनों। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। फर्स्ट पार्ट क्या है कि इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, चाहे वो किसी ने भी की हो। तो अब प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, इसका मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है कि या तो वो ए ने सॉल्व किया और बी नहीं कर पाया है, या फिर और, या का मतलब और होता है ना इंग्लिश में, या फिर बी ने सॉल्व कर दिया पर ए नहीं कर पाया, या फिर दोनों ने ही सॉल्व कर दी, ए ने भी कर दी सॉल्व और बी ने भी सॉल्व कर दी। ठीक है, यही तीन केसेस हो सकते हैं कि या तो ये दोनों पर्सन है, ठीक है, या तो इसने सॉल्व कर ली, ठीक है, और ये नहीं कर पाया, या फिर इसने सॉल्व कर ली और ये नहीं कर पाया, या फिर दोनों ने ही सॉल्व कर ली। यही तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं। ओके, अब इनको इवेल्युएट करोगे जब, तो इसका क्या मतलब आएगा, और का मतलब प्लस हुआ, ठीक है, एंड का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है ना, और का मतलब प्लस होता है, तो ए बी डैश प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी। डैश का क्या मतलब है कि नहीं हो पाया, बी से जब सॉल्व नहीं हो पाया वो क्वेश्चन या प्रॉब्लम जो भी है। तो अब ये चीज़ आपको पता है, ये आप कैसे भी लिख सकते हो, इंटरसेक्शन, ये आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, ए इंटरसेक्शन बी डैश। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों सिचुएशन साथ में हो रही है कि ए ने सॉल्व कर दी और बी सॉल्व नहीं कर पाया, इंटरसेक्शन है ये। ठीक है, और ये आप ऐसे लिख सकते हो, इसका मतलब यही है। अब इंटरसेक्शन का फॉर्मूला पता है आपको, जब दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। बस यही फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा हर जगह पे। तो अलग अलग से इसको लिख सकते हैं ना हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, प्लस यहाँ पे भी ए डैश इंटरसेक्शन बी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्लस अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब सब चीज़ सॉर्टेड है, फार्मूले के कंक्लूजन पे हम निकल चुके हैं कि हमारी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। अब बस नंबर्स पुट करने हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें पता है, बी डैश और ए डैश नहीं पता है हमें, बाकी बी भी पता है, तो ये चीज़ हम निकाल देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए के ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जितनी होती है उसमें से माइनस कर दो ए की प्रोबेबिलिटी। ए की प्रोबेबिलिटी ये है, मैक्सिमम 1 होती है, 1 माइनस 1/2 कितना आ जाएगा, 2 माइनस 1, 1/2 आ जाएगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी के ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी कि इसका भी आप एलसीएम लोगे 3, तो 3 माइनस 1, 2/3 आ जाएगा। तो ये सब भी पता चल चुका है। अब फटाफट से वैल्यूज़ पुट करते हैं, ये चारों वैल्यूज़ जहाँ जहाँ पे भी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, पी ए क्या है 1/2, नॉट बी 2/3, प्लस ए डैश के लिए 1/2 है प्रोबेबिलिटी, बी के लिए 1/3 है, प्लस ए के लिए 1/2। सिंपली वैल्यूज पुट कर रहे हैं, बी के लिए 1/3। अब इसको सॉल्व कर दो, ये आ गया 2/6 236 प्लस 1/236 प्लस 1/236, 6 आ गया एलसीएम या फिर कॉमन, 2 + 1 + 1, 2 3 4/6 यानी कि 2/3। ये आ गया आंसर, सिंपल था। अब नेक्स्ट क्या है, सेकंड पार्ट जो है इसका वो पूछ रहा है कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम। एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम, कि एग्जैक्टली एक आदमी ने सॉल्व किया दूसरे ने नहीं किया। तो अब इसमें क्या आ जाएगा कि ये दोनों केसेस आ जाएंगे, ठीक है।
कि एक ने ए ने कर दिया बी नहीं कर पाया, या फिर बी ने कर दिया ए नहीं कर पाया। ए बी वाला केस इसमें नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली वन ऑफ देम, कि एग्जैक्टली एक ही आदमी ने किया, दोनों ने सॉल्व नहीं किया है, ठीक है, एग्जैक्टली एक ने सॉल्व किया। तो ये तो दोनों वाला केस था ना, कि दोनों ने सॉल्व कर दी। तो अब ए ने, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि ए ने सॉल्व की बी ने नहीं की, या फिर बी ने सॉल्व कर दी ए नहीं कर पाया। यही दो पॉसिबिलिटीज है। तो अब इसको भी आप देख सकते हो, इवेल्युएट कर सकते हो। ए बी डैश और का मतलब प्लस ये चीज। तो अब इसका भी फर्दर अगर आप देखोगे, सेम सिचुएशन बन रही है ऊपर वाली, बस एक चीज कम है उससे। अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए इसको आप कैसे लिख सकते हो? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इसकी अलग से, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ये चीज़ अलग इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ये अलग। और अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो। ए की प्रोबेबिलिटी 1/2 थी, ये सारी प्रोबेबिलिटीज मैं यहाँ से ही पुट कर रही हूँ जो हमने निकाली थी। नॉट बी की 2/3 निकाली थी, नॉट ए की 1/2 निकाली थी, और बी की 1/3। तो अब जब आप इसको करोगे तो 2/2 3 6 प्लस 1/2 इंटू 3 6, और ये 6 आ गया, 2 + 1 3/6 यानी कि 1/2। ये आ चुका है आंसर, ठीक है। तो दिस वॉज इजी क्वेश्चन, बट इम्पॉर्टेंट भी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है, 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। कार्ड्स है, प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, ठीक है, 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बनी होती है और डिफरेंट नंबर होते हैं। कौन कौन सी शेप्स बनी होती है? ये हार्ट, डायमंड, क्लब या स्पेड, ऐसी कोई शेप होती है। और ऐसे एक कार्ड पे, जैसे मान लो ये कोई कार्ड होगा, इस पे यहाँ यहाँ कुछ नंबर लिखा होगा। जैसे नंबर्स में क्या क्या आता है? A 2 3 4 5 6 7 8 9 10 J Q K, ठीक है। ये A1 को रिप्रेजेंट करता है, ये 11 12 13 ऐसे कुछ इसकी वैल्यूज होती है। और J को जैक भी बोलते हैं, Q को क्वीन भी बोलते हैं, K को किंग भी बोलते हैं। तो ये ऐसे कुछ कार्ड होता है। और यहाँ पे नंबर भी होते हैं कुछ, जैसे यहाँ पे 2 होगा, 2 ऐसे ऐसे उल्टे करके भी लिखा होता है, 2 2 ऐसे कुछ बना होता है, ठीक है। तो मतलब कार्ड में नंबर होता है या फिर ऐसे करके कोई शेप होती है। हार्ट, डायमंड, क्लब, स्पेड। तो टोटल कितने कार्ड्स होते हैं प्लेइंग कार्ड्स में? 52 टोटल कार्ड्स होते हैं। और हर एक ये जो शेप्स है, इनके हर एक 13 कार्ड्स होते हैं। 13 13 13 13 नंबर भी ये 13 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। 13 13 कार्ड्स होते हैं। तो 13 + 13 + 13 + 13 टोटल 52 कार्ड्स। ये है कार्ड्स का सिस्टम। अब इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द इवेंट्स ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। अब कोई इवेंट ई दिया हुआ है, कोई इवेंट एफ दिया हुआ है, 3 ऐसे पार्ट्स दिए हुए इसके। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा वाला इंडिपेंडेंट है। फर्स्ट केस क्या है कि कार्ड ड्रॉन इज अ स्पेड। 52 कार्ड्स में से हमने रैंडमली एक कार्ड पिक किया, कोई भी कार्ड हमने उठाया, और वो स्पेड निकलेगा। स्पेड मतलब कि ये निकलेगा। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? इसकी प्रोबेबिलिटी, और एफ जो इवेंट है, कार्ड ड्रॉन इज एन एस, ठीक है। तो कार्ड निकला एस। एस मतलब एस इसको बोलते हैं कि ए लिखा हुआ हो उसमें, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी हम चेक करेंगे और देखेंगे कि ई और एफ, ये जो दोनों इवेंट्स है, ये इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ई निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी एफ भी निकाल लेंगे। अच्छा, इंडिपेंडेंट या नहीं है, इंडिपेंडेंट है या नहीं है, उसको हम कैसे चेक करते हैं? इस कंडीशन से ना, ई इंटरसेक्शन एफ अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के इक्वल हुआ, तो मतलब कि हमें ये चीज़ भी निकालनी पड़ेगी और ये चीज़ भी हमें एनालाइज करनी पड़ेगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की कार्ड एक स्पेड है। स्पेड के कितने कार्ड्स होंगे? कार्ड्स स्पेड वाले कितने कार्ड्स होते हैं? ये मैंने अभी अभी बताया था कि इस शेप के 13 कार्ड्स होते हैं। तो
13 कार्ड्स ऐसे हैं जो हमें चाहिए उसके फेवर में, आउट ऑफ कितने, टोटल कितने होते हैं 52 कार्ड्स में से। अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे कार्ड ड्रॉन इज एन एस, जो कार्ड हमने निकाला वो एस है। एस का क्या मतलब है कि ए है उस पे लिखा हुआ, तो अब हर एक पे नंबर्स लिखे होते हैं, तो मतलब ए कितनों पे लिखा होगा, 1, एक इस टाइप की शेप पे भी लिखा होगा, इस टाइप की शेप पे भी, इस टाइप की भी, इस टाइप की भी, मतलब 4 कार्ड जैसे है जिसपे ए होगा, ठीक है, एस लिखा होगा। तो 4 कार्ड्स हमारे फेवर में आउट ऑफ 52। अगर आपको कार्ड्स की इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, वैसे तो मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश किया, फिर भी आपने एक बार इसको नेट पे ज़रूर सर्च कर लेना, अगर मैंने बताना होगा तो आपने कमेंट में बता देना। तो एफ की प्रोबेबिलिटी भी हमने निकाल दी। अब ई इंटरसेक्शन एफ की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ई इंटरसेक्शन एफ का क्या मतलब है कि कार्ड स्पेड भी हो, कार्ड ड्रॉन इज अ स्पेड एंड ऑल्सो एस भी हो, मतलब कि ये जो शेप है ये भी बनी हो और साथ में ए भी लिखा हो। ऐसा तो एक ही कार्ड होता है पूरे डेक में, क्योंकि आपको पता है कि नंबर जो है हर एक कलर वाले इस पे, मतलब जैसे हर एक इस पे एक ही होता है ना, क्योंकि 13 नंबर्स टोटल कवर करने होंगे, तो इस शेप के साथ 13 नंबर्स आएंगे और इस शेप के साथ ए एक ही बार आएगा। तो मतलब ई इंटरसेक्शन एफ एक ही कार्ड है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, एक ऐसा कार्ड है जो हमारे फेवर में आउट ऑफ टोटल 52। तो अब देखते हैं कि जो चीज़ हमने देखी है ये हमने निकाल दी है सारी की सारी चीज़ें। अब चेक करते हैं, नाउ ये चीज़ चेक करते हैं कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। ई एंड एफ, ई क्या है 13 आउट ऑफ 52 और एफ क्या है 4 आउट ऑफ 4 ओवर 32। तो अब इसको देखो, जो चीज़ें कैंसिल हो रही है, 13 4 4 इंटू 4, ये बच गया 1/52, तो ये तो इसके इक्वल आ गया, विच इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, तो ये चीज़ जब हमने कैलकुलेट की 1/52 इसके इक्वल आई, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल है। इसका मतलब कंडीशन फुलफिल्ड है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आप सिंस करके भी लिख सकते हो, सिंस दिस इज सेटिस्फाइड देयरफॉर ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। नाउ नेक्स्ट चीज़ क्या है, कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक, कार्ड ब्लैक है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दो। कार्ड ड्रॉन इज अ किंग, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की ब्लैक भी है और किंग भी है, इसकी प्रोबेबिलिटी भी निकाल देंगे। फिर हम क्या चेक करेंगे, वही ये वाली कंडीशन का ये वाला साइड चेक करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक है, तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, कार्ड ड्रॉन इज अ ब्लैक, ब्लैक वाले कितने कार्ड्स हैं, ये देखो ब्लैक वाले ये दोनों है, यानी कि ब्लैक वाले 13 प्लस ये वाले ब्लैक वाले 13, सिर्फ कलर बोला है ब्लैक, कोई भी शेप हो सकती है, तो 13 + 13 हो गए कितने 26 ऐसे कार्ड्स है जो हमें चाहिए उसके फेवर में आउट ऑफ 52। अब यहाँ पे क्या सिस्टम है, यहाँ पे कार्ड ड्रॉन इज अ किंग होना चाहिए, तो किंग एक यहाँ पर होगा, एक किंग इस वाले शेप के साथ होगा, एक इस वाली शेप के साथ, एक इस वाली, मतलब 4 किंग है टोटल, तो 4 किंग है आउट ऑफ 52। ई इंटरसेक्शन एफ की ब्लैक भी हो और उसमें किंग भी हो, तो ब्लैक के तो 2 ही है, और ऐसे मतलब ब्लैक के है तो 26 है ना, पर किंग ब्लैक के 2 होंगे, एक इसका किंग होगा और एक इसका किंग होगा, तो 2 ही ब्लैक के किंग है जो हमारे फेवर में है आउट ऑफ 52 टोटल कार्ड्स। तो अब ये चीज़ देखते हैं, ये आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 2 2 4 होता है 6, 1/26 आ जाएगा ये। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई देखो कितनी है 26/52, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितनी है 4/52। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे तो 4 13 52 होता है, और ये 13
2 26 हुए, अगेन 2 इंटू दिस 26 हो गया, तो ये 1/26 आ गया। अब ये चीज़ तो इसी के इक्वल नहीं आ गई, तो ये इसी के इक्वल है, ये इसीलिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है हमारी, जो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए होती है कंडीशन। तो देयरफॉर ई एंड एफ यहाँ पर भी इंडिपेंडेंट है, आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब नेक्स्ट देखते हैं, ई क्या है, कार्ड ड्रॉन इज अ किंग और क्वीन। एफ की प्रोबेबिलिटी भी निकालनी पड़ेगी, कार्ड ड्रॉन इज क्वीन और जैक। ई इंटरसेक्शन एफ भी निकालना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी, और फिर क्या देखना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इस चीज़ के इक्वल है कि नहीं, ये चीज़ देखनी पड़ेगी। तो कार्ड ड्रॉन इज अ किंग और क्वीन, जो कार्ड हमने ड्रॉ किया है वो किंग है या फिर क्वीन है। तो ये यहाँ पे देखो, किंग टोटल के किंग कितने, 1 2 3 4, 4 किंग होंगे, ठीक है, चारों में 4 किंग होंगे, और क्वींस भी 4 होगी टोटल। तो 4 + 4 4 + 4 8 टोटल ऐसे चीज़ें हैं जो हमारे फेवर में है, आउट ऑफ कितने 52। कार्ड ड्रॉन इज अ क्वीन और जैक। अब क्वीन टोटल 4 होगी, ठीक है, 4 क्वींस, एक इस वाली शेप की क्वीन, एक इसकी, एक इसकी, एक इसकी, और जैक यानी कि जे भी 4 होंगे, ठीक है। तो 4 + 4 अगेन 8/52। अब इन दोनों को इंटरसेक्शन वाली चीज़ कि किंग और क्वीन भी हो, क्वीन और जैक भी हो, इसमें कॉमन क्या है, कॉमन तो क्वीन है। तो क्वीन जो है किस कार्ड पे आ रही है, कितने कार्ड्स पे आ रही है, 4 कार्ड्स पे क्वीन है। किंग और क्वीन, क्वीन और जैक, इसमें कॉमन क्या है इन दोनों में, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन ना, क्वीन कॉमन है, ठीक है। तो क्वीन हो हमारे पास, क्वीन तो 4 ही कार्ड्स में, तो 4 कार्ड्स आउट ऑफ 52, ये भी लिख दिया। अब देखो चेक करो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया जाए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 8/52, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 8/52, तो ये आ जाएगा 4 2 8 4 13 4 2 8 13, तो 2 2 4/13 इंटू 13 यानी कि 169। तो ये तो इसके इक्वल है नहीं, ये तो इक्वल आया ही नहीं, तो इसका मतलब देयरफॉर, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ई एंड एफ आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है, इन अ हॉस्टल 60% ऑफ स्टूडेंट्स रीड हिंदी न्यूज़पेपर एंड 40% रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड 20% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो 60% स्टूडेंट हिंदी पढ़ते हैं, तो हिंदी न्यूज़पेपर वालों को ए से डिनोट कर देते हैं और बी से डिनोट कर देते हैं इंग्लिश न्यूज़पेपर वालों को। हिंदी न्यूज़पेपर वाले कितने हैं, 60%, तो परसेंटेज को प्रोबेबिलिटी में कैसे करते हैं कन्वर्ट, 60 सिंपल 100 से डिवाइड कर दो, तो 60% का बन जाएगा 2 3 6 होता है, 2 5 10 होता है, 3/5 हो गया। अब इंग्लिश न्यूज़पेपर 40% पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश न्यूज़पेपर वालों की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 40/100, 2 2 4 2 5 10, 2/5 आ गई। अब बोथ इंग्लिश और हिंदी दोनों, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों पढ़ते हैं जो, उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 20%, तो 20% का मतलब है 20/100, प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, परसेंटेज 20% है, प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 1/5। ओके, तो ये प्रोबेबिलिटीज निकाल दी। अब पूछा क्या है क्वेश्चन, अ स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम, कोई भी एक स्टूडेंट रैंडमली हमने पिक कर दिया, ठीक है, हमने एक रैंडमली स्टूडेंट को चूज कर लिया। अब फर्स्ट क्या पार्ट है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर। अब प्रोबेबिलिटी बताओ कि ना तो वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ती है ना हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ती है, ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो ए क्या है, प्रोबेबिलिटी कि नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश
न्यूज़पेपर। इसको आप थोड़ा और ढंग से भी लिख सकते हो, बट चलो अभी के लिए इतने से काम। अब नाइदर दिस नॉर दैट वाला केस हमने पहले भी किया है, तो क्या होता है इसमें, ना तो हिंदी यानी कि ए का कॉम्प्लीमेंट, ए से हम हिंदी न्यूज़पेपर डिनोट करना है ना, एच से भी कर सकते हैं, ना तो हिंदी ना ही एंड ना ही इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। अब ये जो चीज़ है, अगेन हम वो वाला लॉ लगा सकते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ। इसको जब हम कॉमन लेंगे तो क्या होगा, इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज होता है, तो ये इस तरह से हो जाएगा। एंड देन ये चीज़ ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ये चीज़ ना होने की प्रोबेबिलिटी, मैक्सिमम माइनस होने की प्रोबेबिलिटी। तो ये तो हमें पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, ये इंटरसेक्शन है जो कि वन है, यूनियन है यहाँ पे, तो यूनियन क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो अब वैल्यूज पुट कर देंगे, तो ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/5, बी की भी पुट कर दो और इंटरसेक्शन वाले की भी पुट कर दो। 1 माइनस ये आ गया 5, 3 + 2 - 1, ये आ गया 1 माइनस 3 + 2 इज़ 5 - 1 इज़ 4/5, अगेन 5 एलसीएम आ गया, 5 - 4 1/5, 1/5 आ गया आंसर। ठीक है, तो ये था नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश, ना तो हिंदी ना तो हिंदी, मतलब ये जो नो चीज़ होती है ना, ये ऐसे कॉम्प्लीमेंट से डिनोट करते हो या ऐसे बार से। ठीक है, ना तो हिंदी ना ही इंग्लिश, कोई भी न्यूज़पेपर नहीं है। तो ये इस तरीके से हमने प्रोबेबिलिटी निकाल दी। अब बी पार्ट क्या है, बी पार्ट सेज प्रोबेबिलिटी बताओ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, यही चला हुआ है ना क्वेश्चन की, इज अ स्टूडेंट सिलेक्टेड अ रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी इफ शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर। अब इफ वाली कंडीशन है, ठीक है, कि कुछ चीज़ पहले से गिवन है, गिवन क्या है, और इस केस में कि हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ती है लड़की, जो शी यहाँ पे शी गर्ल को डिनोट कर रहा है, तो प्रोबेबिलिटी निकाल ली है। मैं अगर आपको यहाँ पे लिख ही देती हूँ पहले, शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर या इसको ना इस तरह से लिखो, इंग्लिश न्यूज़पेपर। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, दैट शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर, गिवन दैट क्या पहले से गिवन है कि शी रीड्स, इफ़ शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर लिखा है ना, मतलब ये चीज़ हमें बताई हुई है कि अगर वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ती है तो फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी कि शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर ऑल्सो। तो गिवन दैट शी रीड्स READS हिंदी न्यूज़पेपर पेपर, ठीक है, ये लिख देना आपने, कंप्लीट कर देना। तो ये क्या आ जाएगा, इंग्लिश न्यूज़पेपर की प्रोबेबिलिटी पहले से गिवन है, प्रोबेबिलिटी हिंदी न्यूज़पेपर की, क्या बोल रही हूँ मैं, तो प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की निकालनी है कि इंग्लिश न्यूज़पेपर को रीड करने की, गिवन दैट वो हिंदी न्यूज़पेपर रीड करती है ऑलरेडी। तो गिवन दैट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो प्रोबेबिलिटी इसका फॉर्मूला हमें पता है, बी इंटरसेक्शन ए ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आएगा, ए। तो बी इंटरसेक्शन ए लिखो चाहे ए इंटरसेक्शन बी लिखो, बात एक ही है। अब वैल्यू जब आप पुट करोगे, वैल्यूज़ हमने लिखी हुई है, देखी हुई है, तो वैल्यूज़ इसकी है 1/5 ओवर प्रोबेबिलिटी ए की कितनी है 3/5, 5 से 5 कैंसिल, 1/3 आ गया इसका आंसर। ठीक है, अब जो थर्ड केस है सी है, वो क्या बोल रहा है कि इफ़ शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर, अगर
वो लड़की जो है शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर, वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रही है, गिवन है ये चीज़ कि शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी ऑल्सो रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर। तो प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, किसकी निकालनी है प्रोबेबिलिटी की, हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ती है लड़की, गिवन दैट शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो मतलब कि हिंदी न्यूज़पेपर ए से डिनोट किया हुआ है और गिवन क्या है कि वो ऑलरेडी इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रही है, यानी कि इंग्लिश न्यूज़पेपर बी से रिप्रेजेंट किया है। तो ये निकालना है हमें, ए हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रोबेबिलिटी गिवन दैट इंग्लिश न्यूज़पेपर ऑलरेडी पढ़ा जा रहा है उस लड़की के द्वारा। तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है ए इंटरसेक्शन बी क्या था, 1/5 और बी की प्रोबेबिलिटी 2/5, 5 से 5 कैंसिल, 1/2 आ गया इसका आंसर। ठीक है, तो ये देख लो आप। फाइनली लास्ट के 2 क्वेश्चंस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई व्हेन अ पेयर ऑफ डाई इज रोल्ड। अब क्या किया कि दो डाइस रोल की गई, मतलब फेंका गया 2 डाइस को। एक डाइस पे कितने नंबर्स आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 नंबर्स होते हैं ना, इनमें से कोई एक नंबर आएगा। तो हमें बताना है कि इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई, दोनों डाइस पे इवन प्राइम नंबर आए। इवन प्राइम नंबर कौन सा है, इवन नंबर्स तो ये सारे हैं, पर प्राइम नंबर भी है जो वो सिर्फ 2 है, इवन भी है और प्राइम नंबर भी है, ये सिर्फ और सिर्फ 2 है। तो दोनों डाइस पे 2 और 2 आए, ठीक है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो अब देखो, जब आप एक प्रोबेबिलिटी, ये चीज़ आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर, एन इवन प्राइम नंबर जो कि 2 and 2 है, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा नंबर होगा जो इवन भी है और प्राइम भी है, दोनों बार चाहिए, दोनों बार ऑन ईच डाई मतलब कि दोनों डाइस पे यही आना चाहिए। तो ऐसा तो एक ही है आउट ऑफ टोटल कितने इवेंट्स हुए, देखो हर एक बार फेंकने से 6 में से कोई भी आ सकता है, और हम कितनी बार फेंक रहे हैं, 2 बार, तो 6 का स्क्वायर, यानी कि टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हुए, 6 × 6 36। तो ये 1/36 है इसका आंसर, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट है 18th, 2 इवेंट्स ए एंड बी विल बी इंडिपेंडेंट इफ, 2 इवेंट्स ए और बी इंडिपेंडेंट कब होते हैं। इसमें साफ साफ आंसर बी है, ठीक है, इसका आंसर क्या है, बी। अब क्यों है, फर्स्ट देखो, फर्स्ट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने का मतलब ये नहीं है कि वो दोनों इंडिपेंडेंट भी होगी, ये हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है। फिर नेक्स्ट जो कि ये जो सी वाला पार्ट है, इसमें तो सिंपल ये बताया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी के बी के इक्वल होगी, पर ऐसा नहीं होता। ए इंटरसेक्शन बी, कंडीशन क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये चीज़ होती है इंडिपेंडेंट इवेंट्स की कंडीशन। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बी डैश, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डैश, ऐसा कुछ दिया हुआ है हमारे पास। तो ये चीज़ अगर आप एनालाइज करो ना, तो ये चीज़ ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ठीक है, ये कैंसिल कर देते हैं। अब इसको अगर आप एनालाइज करोगे तो अलग अलग लिख सकते हैं, डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स है अगर, तो वो ये चीज़ फॉलो करते होंगे। इसका मतलब नॉट ए का क्या मतलब है, नॉट ए का यही मतलब है ना कि ए ना हो। तो वो कैसे निकालते हैं हम, मैक्सिमम माइनस ए के होने की प्रोबेबिलिटी, और ये भी हम ऐसे निकालते हैं 1 - तो एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन बी, जो कि इस चीज़ को फुलफिल कर रहा है। तो दिस इज करेक्ट बी। होपफुली आपको इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस थे वो समझ आए होंगे। कमेंट्स में ज़रूर बताना कैसा लगा, और लाइक वीडियो को ज़रूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ।